गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं वो है अभिप्रेरण या उत्प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम इसके विशेषताओं या परिभाषाओं से पहले अगर इसका थोड़ा अर्थ को हम समझें तो मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का जन्म लैटिन भाषा के मूवर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या क्रियाशील बनाना। यह इसका मतलब होता है टू मूव। अतः अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों या कारणों से है जो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार से व्यवहार या कार्य करने हेतु प्रेरित करती है या क्रियाशील बनाती है या सक्रिय बनाती है। उन शक्तियों या कारणों में व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं, उद्वेग या प्रबल प्रेरणाएं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ये शक्तियाँ उन व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार का आचरण या व्यवहार करने की उत्सुकता, तत्परता उत्पन्न करती है। इसी प्रकार या इसी कारण कभी कभी अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिश्रम करने की उत्सुकता या तत्परता से भी लगाया जा सकता है। प्रबंध शास्त्र के संदर्भ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य शक्तियों या कारणों के उन समूह से है जो कर्मचारियों को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास करने के लिए उत्सुक या तत्पर बनाने हेतु प्रेरित करती है। अगर हम इसकी कुछ परिभाषाओं की बात करें तो डेल एस बीच के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही छोटी और गंभीर परिभाषा दी है कि अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शक्ति खर्च करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी भी लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, मतलब जो उसके तय शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति खर्च करने की इच्छा के रूप में कोई कार्य करता है तो उसको हम मोटिवेशन या अभिप्रेरण कह सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा है डॉल्टन मैकफर्लेन के मतानुसार, तो डॉल्टन मैकफर्लेन ने कहा है कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी हम इसको कह सकते हैं कि उसे अभिप्रेरण या प्रेरित जो वो रहता है उसके मस्तिष्क में ये कार्य प्रारंभ होता है उत्प्रेरण का। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि वह जो शक्तियां हैं वह कोई पुरस्कार या लक्ष्य हम कह सकते हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं वह हो सकती है। अब अगर हम इसकी एक निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों कारणों से है जो कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव उत्साहपूर्वक गंभीर प्रयास परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में तो अभिप्रेरण की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया। प्रबंध में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें सदैव एवं निरंतर अभिप्रेरित करना ही होता है। दूसरा पॉइंट है गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि यह प्रक्रिया मानव व्यवहार से संबंधित है जो स्वयं अत्यंत गतिशील एवं जटिल है। मानव व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील रहता है। थर्ड बिंदु है अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। प्रोफेसर मैकफर्लेन ने अभिप्रेरणा को एक निश्चित विधि माना है और लिखा है कि अभिप्रेरणा एक विधि है जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं के माध्यम से मानव व्यवहार को ऊर्जान्वित एवं निर्देशित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक है। प्रोफेसर मैकफार्लैंड का यह भी मत है कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है।
जिसके द्वारा मनुष्यों के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा मानव के अंतःकरण की अनुभूति या आंतरिक अनुभूति है। यह अनुभूति मानव इच्छा शक्ति, मनोवेग एवं आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे वह मानव को एक विशेष कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। सिक्स्थ पॉइंट है, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित। अभिप्रेरणा का एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इस अवधारणा में संपूर्ण व्यक्ति को अभिप्रेरण कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के केवल किसी एक भाग को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। अभिप्रेरणा देने से संपूर्ण व्यक्ति उत्साह एवं प्रेरित होता है। सेवंथ पॉइंट है, प्रणालीबद्ध प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक प्रणालीबद्ध यानी कि सिस्टम ओरिएंटेड प्रक्रिया है। यह प्रणाली आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों से प्रभावित एवं संचालित होती है। आंतरिक शक्तियों लोगों के भीतर उत्पन्न होती है, जिन्हें प्रेरक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। ये आंतरिक शक्तियाँ लोगों को एक विशिष्ट व्यवहार हेतु प्रेरित करती है। बाह्य शक्तियाँ लोगों के आसपास के वातावरण से उत्पन्न होती है, जो उन्हें अपने अनुकूल व्यवहार करने हेतु आकर्षित या बाध्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रक्रिया है। लोगों को असंतुष्ट आवश्यकताएं उनमें तनाव उत्पन्न करती है तथा उनमें कहीं उद्वेग आवेग ही लोगों को ऐसा आचरण करने हेतु प्रेरित करते हैं, जिनसे उनकी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके और उनका तनाव कम या दूर किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें सकारात्मक एवं नकारात्मक। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरीकों से दी जा सकती है। जब कर्मचारियों को बेहतर कार्य आचरण व्यवहार के लिए अधिक वेतन, भत्ते, साधन, मान सम्मान, पदोन्नति आदि प्रदान किए जाते हैं तो उन्हें सकारात्मक अभिप्रेरण कहा जाता है। किंतु जब कर्मचारियों के कार्य आचरण व्यवहार में सुधार हेतु भय, दंड, प्रताड़ना, पदान्नति आदि का सहारा लिया जाता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। 10वां पॉइंट है, ऊर्जावान प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों कर्मचारियों को कर्मचारियों के व्यवहार को इस प्रकार ऊर्जान्वित प्रोत्साहित करती है ताकि वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास परिश्रम करने को तत्पर हो जाते हैं। साथ ही उस परिश्रम के पुरस्कार से वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है, निराश व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किए जा सकते। जो लोग अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं, उद्वेगों, आवेगों, लालसाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति संतुष्टि से निराश हो चुके हैं, उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त लोग उन्हें संतुष्ट करने की कामना रखते हैं, उन्हें ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। कारण यह है कि असंतुष्ट आवश्यकताएं ही अभिप्रेरित करती हैं। मरी हुई एवं संतुष्ट आवश्यकताएं लोगों को बेहतर कार्य आचरण करने हेतु प्रेरित नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा के साधन। अभिप्रेरणा के वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधन हैं। अधिक वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अन्य आनुषंगिक लाभ आदि वित्तीय साधनों में सम्मिलित हैं। पदोन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बेहतर कार्य वातावरण आदि गैर वित्तीय अभिप्रेरणा साधनों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम। अभिप्रेरणा का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जाती। अभिप्रेरणा हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप स्वतः उत्पन्न होती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक परिणाम है, न कि कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तियों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है तथा इसके अभाव में उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव होता है। 15वां पॉइंट है, गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। अभिप्रेरणा का कार्य सर्वाधिक गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण होता है। यह किन्हीं विशिष्ट भौतिक यंत्रों एवं तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। यह कार्य मानव व्यवहार को समझने के उपरांत ही हो सकता है, किंतु मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, अतः उसे समझने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य तो कोई नहीं हो सकता। अतः अभिप्रेरणा स्वतः अत्यंत गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। प्रबंधकीय सफलता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर निर्भर करती है
सफल प्रबंधक ही कर्मचारियों को सही ढंग से अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 17वां, अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि अभिप्रेरणा तथा मनोबल एक ही हैं और ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इन दोनों शब्दों में अंतर है। अभिप्रेरणा कार्य के प्रति प्रेरित करने की प्रक्रिया है, जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा है। इनमें प्रमुख अंतर हैं, जैसे कि अभिप्रेरणा वह कारण है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें वे सभी संवेग, भावनाएं, क्रियाएं तथा शक्तियां सम्मिलित हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या न करने की प्रेरणा देती है। मनोबल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की उसके कार्य के प्रति मनोवृत्ति या वह व्यवहार है, यह परिणामजन्य है, मानसिक स्थिति है जिसमें कार्य में सहयोग करने की इच्छा भी सम्मिलित होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।